Good morning, students. This is Civics, class 10th, chapter 2, Federalism, and this is going to be our second class on this chapter. फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा किस तरह से लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की गई है। बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देश में भी सत्ता की साझेदारी का कितना महत्व दिया गया है। भारत तो दुनिया का 7वां बड़ा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहाँ के लिए तो सत्ता की साझेदारी कितनी आवश्यक हो जाती है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। जो चैप्टर सेकंड है, फेडरलिज्म है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें इसी बात पर बल दिया गया है, इसी बात को हाईलाइट किया गया है कि सत्ता की जो साझेदारी है वो कितनी आवश्यक है। फेडरलिज्म में या फेडरल यूनियन में, संघीय ढांचे में जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, उन दोनों के बीच सत्ता का विभाजन या डिस्ट्रीब्यूशन या सत्ता का की जो साझेदारी है वो की जाती है। बेल्जियम 1830 में आज़ाद हुआ, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ और भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी कैसे मिली? विभाजन हुआ, बहुत अधिक खून खराबा हुआ, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। तो भारत के संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि इस तरह की जो स्थिति है फिर से उत्पन्न न हो। भारत के संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स या इंडियन यूनियन कहा गया और यूनियन ऑफ स्टेट्स में भी जो भारत है वो एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण अमेरिका है और स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर राज्य, स्वतंत्र राज्य मिलकर एक यूनियन का निर्माण करते हैं और वो सब राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अब भी वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो इंडिया है, बेल्जियम है और स्पेन है, वहाँ पर राज्य और केंद्र सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है और जहाँ कहीं भी राज्य और केंद्र सरकारों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार की बात को मान्यता दी जाती है। हालांकि कहने का तात्पर्य ये है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो राज्य हैं वो पूरी तरह से केंद्र से स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। इसलिए शक्तियों का जो संतुलन है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में करने के लिए, संतुलन करने के लिए एक फेडरल यूनियन, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की व्यवस्था की गई है। आपको पता है कि भारत में 3 स्तर पर सरकार बनती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। लेकिन जो तीसरा स्तर है लोकल गवर्नमेंट, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था है, वो बहुत बाद में संविधान में जोड़ा गया है। हालांकि अब संविधान में शक्तियों के विभाजन के रूप में 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में या संघ सूची में वो विषय हैं जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है। ये विषय हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं और इनके बारे में इस तरह से एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, एक रूप नीति बनाने की आवश्यकता है। इसलिए इन विषयों के बारे में कानून केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय हैं जैसे पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है और इरिगेशन है। ये वो विषय हैं जिनके बारे में कानून केवल और केवल राज्य सरकार ही बना सकती है। उसके बाद बात आती है समवर्ती सूची यानी कनकरेंट लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जिनके बारे में कानून केंद्र और राज्य सरकारें दोनों बना सकती हैं।
ये इसमें विषय हैं जैसे शिक्षा है, वन विभाग है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, उत्तराधिकार का मामला है या गोद लेने का मामला है। ये विषय कॉमन इंटरेस्ट के विषय हैं, सबके साझी रुचि के विषय हैं। और जहां कहीं भी केंद्र और राज्य सरकारों में टकराव हो जाता है कानून बनाने के संदर्भ में, तो यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी बात को स्वीकार किया जाएगा। इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त रेजिडुअरी पावर्स हैं। इसमें वो विषय आते हैं जो जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो संविधान निर्माण के बहुत बाद में जिसको जोड़ा गया, इसके बारे में भी कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट का ही है। जैसा कि आपको बता दिया गया है, भारत एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और उसको ठीक ढंग से संचालन के लिए, ठीक ढंग से प्रशासन के लिए, शासन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और राज्य सरकारें पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, जैसा कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में होता है। हालांकि भारत में कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है, जैसे जम्मू कश्मीर। हालांकि अब ऐसा नहीं है। धारा 370 के हटाए जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों की तरह एक राज्य बन गया है। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर के अलावा और टेरिटरीज हैं, क्षेत्र हैं, जो न तो इतने बड़े हैं कि उनको अलग राज्य बनाया जाए और न इतने छोटे हैं कि उनको किसी और राज्य में मिला लिया जाए। तो इन क्षेत्रों को यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। जैसा कि नाम दिया गया है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही गवर्न किया जाता है। जैसे चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, ऐसे और भी यूनियन टेरिटरीज हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो है संविधान के ढांचे की एक आधारभूत विशेषता है। Any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority. Then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत संविधान में संशोधन की व्यवस्था नहीं है। हालांकि संविधान में संशोधन तभी हो सकता है जब कोई कानून संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास किया जाए 2/3 बहुमत से, और उसके बाद उस कानून को देश की कम से कम आधी विधानसभाओं के द्वारा स्वीकार किया जाए। इसके अलावा भारत में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, जिसके द्वारा अगर केंद्र और राज्य सरकारों में टकराव की स्थिति हो जाती है तो फैसला सुनाने के लिए, न्याय करने के लिए, समझौते के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है, जो इस मामले में निर्णय लेंगे। इसके अलावा संघीय सरकार और राज्य सरकारों को टैक्स लगाने की शक्ति दी गई है, जिसके द्वारा वो अपने संसाधनों को बढ़ा सकते हैं और शासन में जिम्मेदारियों को, सरकार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकते हैं। थैंक्स।